हम लोग अब आगे बात करने वाले थे। 35 क्वेश्चन के बाद 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 36 क्वेश्चन में दे रहा है आपका कि संरचना, 36 क्वेश्चन जो है वो दे रहा है कि संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा स्रोतों को किस प्रकार बांटा जाता है। देखिए, संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा को दो स्रोतों में बांटा जाता है। ऊर्जा गुणों के आधार पर ऊर्जा का दो स्रोत है, एक जैविक ऊर्जा और दूसरा अजैविक ऊर्जा। मानव और प्राणी शक्ति की जैविक तथा जल शक्ति को अजैविक ऊर्जा के स्रोत कहने का मतलब है कि ऐसी शक्तियां जो जीवों के द्वारा प्राप्त होती है उसको जैविक ऊर्जा या जैविक शक्ति के नाम से जानते हैं, और ऐसी शक्तियां जो जीवों के द्वारा प्राप्त नहीं होती है तो उसे अजैविक शक्ति या अजैविक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। आगे हॉट स्पॉट का निर्धारण का मुख्य शर्त क्या है। देखिए, हॉट स्पॉट क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पर विलुप्त प्रजातियां अधिक मात्रा में पाई जाती है उसको हॉट स्पॉट चिन्हित किया जाता है। इसके निर्धारण की मुख्य शर्त देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण, ऐसी प्रजातियां जो अन्य और कहीं नहीं पाई जाती है। अधिवास पास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना, यानी जब क्या होता है अतिक्रमण होने लगता है दूसरे जीव का उस क्षेत्रों में, तो उसको बचाने के लिए हम लोग हॉट स्पॉट का निर्माण करते हैं। आगे है, भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थिति है। भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थिति है। देखिए, पवन ऊर्जा के विकास हेतु निम्नलिखित राज्यों में अनुकूल परिस्थिति है। कौन कौन? एक है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर सालों भर हवाएं बहती हैं और सालों भर हवाएं बहने के कारण यहाँ पवन ऊर्जा का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए कम से कम हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होना चाहिए। चूँकि इन क्षेत्रों में 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तेज हवाएं हमेशा बहती हैं, इसलिए यहाँ पे बिजली का उत्पादन हवा से किया जा सकता है। अब आगे है सागर सम्राट क्या है। देखिए, मुंबई के निकट समुद्र में एक क्या बनाया गया? प्लेटफॉर्म बनाया गया, जहां से समुद्र के अंदर से क्या किया जाता है, उसके नीचे से खोद करके और पेट्रोलियम निकाला जाता है, जिसे मुंबई हाई तेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसी प्लेटफॉर्म को सागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोल उत्पन्न क्षेत्र यानी कार्यरत एक जलयान है जो समुद्री जल में जल के भीतर तेलकूप की खुदाई का कार्य करता है। यानी ये क्या है? सागर सम्राट क्या है? एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है। देखिए, तापीय शक्ति, ताप शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या होता है? कोयला। और तापीय शक्ति से हम लोग को आज बिजली मिल रही है, और यही कारण है कि अभी सरकार तुरंत न्यूज़ निकाली थी कि 3 दिन का कोयला है तो 5 दिन का कोयला है। ये कोयला धीरे धीरे आयात निर्यात की क्रियाएं की जा रही है। ये कब तक चलने वाली है? जब अपना ही खत्म होने वाला है तो दूसरा के सारे हम कितना दिन जिएंगे? मतलब ये हुआ कि आप अभी दुनिया देखने वाले हैं। आपका उम्र अभी 10 साल के करीब है, इसका मतलब 14 साल के करीब है। इसका मतलब है कि अभी आपका उम्र खड़ा ही होने वाला है, और आपके सामने ऊर्जा, तापीय ऊर्जा जो है हाथ खड़ा कर दिया है। तो उससे बचाने के लिए आप घरों में अभी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बल्ब बुताना शुरू कर दीजिए, कर ही दीजिए, आज ही से कर दीजिए। आगे है, कोयला का निर्माण लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, जिससे लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, किंतु कोयले का उपयोग तेजी से हो रहा है। इनका भंडार सीमित है। ताप शक्ति इसी कारण समाप्ति के कगार पर बढ़ती जा रही है। आगे, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में अवस्थित है? कौन कौन? हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहंद। देखिए, हीराकुंड जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है। यह सबसे लंबा बांध के अंतर्गत माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 4801 मीटर पाई जाती है, लगभग 5000 किलोमीटर के लमसम है। तुंगभद्रा बांध परियोजना ये आंध्र प्रदेश में है, और ये तुंगभद्रा नदी पर भी है। और रिहंद उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। रिहंद बांध अम्परा के पास है। आगे है, वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार प्रकट कीजिए। देखिए, बढ़ते प्रदूषण ने वन्य जीवों के ह्रास में अपनी भूमिका निभाई है। पराबैंगनी किरण, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव द्वारा जीवों
और वनों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वायु, जल, मृदा प्रदूषण ने भी वन और वन्य जीवों के जीवन को गंभीर संकट में डाल दिया है। इसलिए वन और वन्य जीवों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। आगे भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है, इसका महत्व क्या है? देखिए, यह विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है। कौन सर्वोच्च? माने सबसे ऊंचा बांध में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर पड़ जाती है। इस पर 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं। भाखड़ा में 2 गुड़गांव होना चाहिए, गांव में, और एक कोटला में स्थापित है। यह 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में कृषि और औद्योगिक क्रांति लाने में परिवर्तन लाया है। भाखड़ा नांगल बांध से एक नहर निकलती है, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। लगभग 500 किलोमीटर लंबा नहर सीधे राजस्थान जाती है और राजस्थान के गंगानगर आदि जिलों को क्या करती है? सिंचाई उपलब्ध कराती है, जहां आज उसके कारण वर्षा होने लगती, कृषि कार्य होने लगा है। इसलिए राजस्थान की नहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है? ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राचीन समय से हम उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसमें आधुनिकतम कुछ नहीं है, नवीनतम कुछ नहीं है, तो ऐसे संसाधन को पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, किरासन तेल, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके भंडार सीमित है और यह एक न एक दिन क्या हो जाने वाला है? समाप्त हो जाने वाला है। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम देखिए। 10 लुप्त होने वाले पशु में पहला हो गया गिद्ध। अब गिद्ध दिखता नहीं है, थोड़ा बहुत दिखता है, वो चील है। गिद्ध और चील में अंतर समझिएगा। गिर सिंह, गिर में पाए जाने वाला जो सिंह होता था। धूसर बकुला, पर्वतीय बटेर, हरा सागर, शैवाल होगा, हरा सागर हो सकता है, कैसे शैवाल होना चाहिए। कछुआ, लाल पंडा, भारतीय कुरंग, सारंग, श्वेत सारस और कृष्णा सारस, ये सब के सब भारत से विलुप्त होने के कगार, विश्व से विलुप्त होने के कगार पर हैं। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? देखिए, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल माना जाता है। चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसका 76% उपयोग किसमें? सीमेंट बनाने में होता है। 16% उपयोग लौह इस्पात उद्योग में और 4% उपयोग रसायन उद्योग में, 4% उर्वरक, कागज, चीनी उद्योग में होता है। इसलिए चूना पत्थर भी एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? देखिए, परमाणु शक्ति वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। यह विभिन्न खनिजों से प्राप्त होता है, जिसमें इल्मेनाइट हो गया, वेनेडियम हो गया, एंटीमनी हो गया और ग्रेफाइट हो गया, यूरेनियम हो गया, मोनोजाइट हो गया, थोरियम हो गया, आणविक खनिज है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? परमाणु रिएक्टरों में क्या किया जाता है? बिजली की प्राप्ति की जाती है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन अगला है आपका कि कैंसर रोग के उपचार में वनों का क्या योगदान है? कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? देखिए, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का इस्तेमाल होता है, CO60। हिमालय यव जो चीड़ के प्रकार के सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, इनकी पत्तियां, नींवों की छालें, जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। इस टैक्सोल रसायन से दवा बनाया जाता है। किस चीज का? कैंसर का। किसका? कैंसर का। हिमालय जो चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है, इनकी पत्तियां, छाल और जड़ों में क्या पाया जाता है? टैक्सोल। क्या पाया जाता है? टैक्सोल, जिसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज की दवा बनाने में किया जाता है। अब आगे है जल विद्युत उत्पादन कौन कौन से मुख्य कारक है? देखिए, जल विद्युत उत्पादन तभी हो सकता है जब जल विद्युत उत्पादन के लिए निम्न कारक होंगे। क्या? लगातार बहती हुई जलधारा, सालों भर धाराएं बहनी चाहिए। नदी मार्ग में तीव्र ढाल हो ताकि ढलान के कारण तेज बहाव हो। जल की धारा में तभी तेजी होगी। प्राकृतिक जल प्रपात बने, यानी वहां पर जल प्रपात बनाने के लिए समृद्ध जगह हो। सघन और औद्योगिक व्यापारिक केंद्र हो। पर्याप्त पूंजी भी होना चाहिए। परिवहन के साधन उपलब्ध होना चाहिए और प्राविधिक ज्ञान, अमर ऊर्जा के स्रोत का अभाव। इस तरह से अमर मीन्स यानी यही 3 तो है।
इसके आगे बढ़ते हैं, 3 ठो करें, 7 पॉइंट है। आगे है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? यह किस नदी पर है और किस क्षेत्र को इससे आर्थिक विकास होता है? देखिए, भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? सतलज नदी पर बना है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। इसलिए इससे सबसे ज़्यादा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, है ना, और इसके साथ साथ दिल्ली, राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। इससे कृषि और औद्योगिक विकास में काफ़ी क्रांति हुई है। इस परियोजना से लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इससे हरित क्रांति लाने में काफ़ी मदद लाया है। इससे निकलने वाली जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान को सिंचित और मरुभूमि से कृषि योग्य भूमि बनाने में वहाँ की मृदा को सफल हुआ है। अब आगे है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या? देखिए, प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। नवीकरणीय, जो नया हो, यानी वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे सूरज का प्रकाश, हवा, पानी, तालाब, झील, नदियाँ, मछलियाँ, पेड़ पौधा, वन्यजीव, पशु पक्षी, ये सब नवीकरणीय संसाधन होते हैं। इसके भंडार अक्षय होते हैं, जल्दी खत्म होने वाला नहीं होता है। दूसरा हो जाता है बाबू अनवीकरणीय संसाधन। इसके अंतर्गत वे सभी संसाधन को रखा जाता है जो धात्विक या अधात्विक भंडार से प्राप्त होता है, जिसका भंडार अक्षय होता है, जिसका भंडार सीमित होता है और जो एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन या परंपरागत संसाधन या अचक्रीय संसाधन या असंवहनीय संसाधन या असतत पोषणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। वन महोत्सव और बाग परियोजना क्या है? देखिए, वन हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करता है। यह हमें कंद मूल, फल फूल, औषधि, टेनिन, रेजिन, गिल्सरॉल, प्राणवायु, ऑक्सीजन देता है, जल संवहन में और वायु के संवहन में मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वनों को बचाना अत्यंत आवश्यक है। अतः वनों से लगाव लगाने के लिए एक महोत्सव बनाया गया, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। वन महोत्सव वन संरक्षण और विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रतिवर्ष नए वर्ष वन लगाए जाते हैं। 1952 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाए जाने की परंपरा चालू हुई। गोष्ठियाँ होती, इससे वन के महत्व पर चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और आगे की योजना बनाई जाती है। जबकि बाघ परियोजना, देखिए बाघ परियोजना क्या है? बाघ एक हिंसक जीव है, लेकिन बाघों की संख्या अगर समाप्त हो जाएगी तो शाकाहारी की संख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ जाएगी कि जितने पेड़ पौधे वृक्ष है उसे क्या करेंगे? चर जाएंगे और पृथ्वी नग्न अवस्था में हो जाएगी। वर्षा होगी और वर्षा में मिट्टी का कटाव होने लगेगा और तब मिट्टी जब कट के नदियों में जाएगा, नदी छिछली हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगा और लोग डूब के मरने लगेंगे। इसलिए बाघों को बचाना जरूरी है। अतः हिंसक बाघों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बचाना जरूरी है और इसे बचाने के लिए जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है उसे बाघ परियोजना के नाम से, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बाघों को संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, प्रजनन के लिए व्यवस्थित स्थान दिया जाता है ताकि बाघों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि किया जा सके और बाघों को विलुप्तता से बचाया जा सके, बाघों को विलुप्तता से बचाया जा सके। अब आगे देखिए, यह बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है? उत्तराखंड में कार्बेट, झारखंड में बेतला, मध्य प्रदेश में कान्हा, उड़ीसा में नंदन कानन। यहाँ श्वेत बाघ पाया जाता है। पूरे विश्व में बाघ तो पाया बहुत कम जगह पाया जाता है, उसमें भी भारत में उड़ीसा में ही एक श्वेत बाघ पाया जाता है और कहीं श्वेत बाघ पाया नहीं जाता है। इसका परिणाम हुआ कि दिन प्रतिदिन बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि क्या है? एक नया सवेरा है प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। अब आगे देखिए, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो सकता है? सूर्य से आने वाली किरणें जब फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है तब सूर्य से किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। और इस ऊर्जा को हम लोग बैटरियों के माध्यम से संचित करके रात्रि में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ऊर्जा को सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यही ऊर्जा क्या कही जाती है? सौर ऊर्जा कही जाती है। अब इसके बाद है, भारत में नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। देखिए, भारत में प्रायः नगर और कल कारखाने नदी के किनारे ही बसे हुए। जितना बड़ा से बड़ा
शहर देखिए किसी न किसी नदी के किनारे हैं। टाटा स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर है। वही आप चलिए बनारस गंगा नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश के कई आगरा ये सब जमुना के किनारे, दिल्ली जमुना के किनारे हैं। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नदी के किनारे ही शहर बसा है, क्योंकि पहले जल की आपूर्ति जरूरी था और यातायात के साधन के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था। तो ज़्यादातर नदी के किनारे शहर है और इन नगरों के गंदे जल और कल कारखानों के निकलने वाले कचरे प्रायः नदी में ही गिरा दिए जाते हैं। साथ ही कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन उर्वरक कीटनाशक जल में मिलकर नदियों के जल को दूषित करते हैं, नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे नदी का जल स्तर धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है। और इसमें किसका, इसी कारण दूषित जल के कारण क्या होता है, एक मछलियों में रोग होता है मीना माटा। क्या होता है, यह आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। तब अब आगे देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है। गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी 3 वर्गों में बांटी गई। एक बलुई मिट्टी, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, बलुई मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी जल की प्यासी होती है, इसमें कृषि कार्य करने के लिए बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा होता है चिकनी मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसमें पंख की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, गाद की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। ये जब मिट्टी पड़ता है तो क्या होता है, दलदली और क्या सघन हो जाता है और सूखता है तो इसमें दरारें पड़ने लगती है। तीसरी हो जाती है दोमट मिट्टी। दो मिट्टी जब मिल के बनता है उसी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। तो दो मिट्टी कौन कौन, बलुई और चिकनी मिट्टी मिल करके जब एक मिट्टी का निर्माण करती है तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। और दोमट मिट्टी गंगा के मैदानी भागों में अधिक मात्रा में पाई जाती है, जहां पर कृषि कार्य होता है, जहां पर कृषि कार्य यानी खेती अधिक मात्रा में होती है। अब आगे है, अगला है एक चैप्टर का सारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन इसमें करा देने वाले हैं हम। आगे है, मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दे। 1973 ईस्वी में मुंबई द्वीप के निकट अरब सागर में एक सागर तल का भेदन करके तेल निकाला जाता है। तेल क्षेत्र मुंबई हाई तेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो समुद्र से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना, समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसे सागर सम्राट जल मंच के नाम से जाना जाता है, जिससे तेल की खुदाई में सुविधा मिलती है। यह महाराष्ट्र का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसने 1974 से तेल उत्पादन शुरू किया। आज भारत के सर्वाधिक तेल उत्पादन क्षेत्र यहीं से होता है और यही कारण है कि सौंदर्य प्रसाधन की ज़्यादा कंपनियां गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन के लिए कच्चा माल इसी से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, नदियों पर जब बांध बना करके नदी के जल का इस्तेमाल कई उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए किया जाता है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे मछली उत्पादन कर लेना, सिंचाई की व्यवस्था कर लेना, बाढ़ से नियंत्रण स्थापित करना, कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, विद्युत उत्पादन कर लेना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य समन्वित रूप से नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना, जैसे बाढ़ का नियंत्रण, मृदा का कटाव से रोकना, सिंचाई एवं पीने के लिए पानी, उद्योगों, गांव और नगरों में जल विद्युत उत्पादन, अंतः जलीय जल परिवहन और कई अन्य सुविधाएं जैसे मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण और मत्स्य का विकास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे है, अभयारण्य क्या है, किन्हीं दो के नाम लिखे। देखिए, यानी किसी भी सरकार द्वारा ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीव के रहने के लिए उत्तम स्थान प्राप्त होता है, वो संरक्षित होते हैं, अभयारण्य कहा जाता है। अभयारण्य, अरण्य मीन्स जंगल। वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें भविष्य में लुप्त होने से बचाने के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। उन्हीं में से एक वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया जाता है, जिसमें सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी पशु पक्षी को मारना और शिकार करना या पकड़ना वर्जित होता है। भारतवर्ष में कुल 513 अभयारण्य स्थापित हैं, जिसमें असम राज्य का काजीरंगा और अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप सुने होंगे कि काला हिरण का शिकार कर दिए थे सलमान खान, 1997 की घटना, आज तक उन पर केस चलती है। ये सब क्या है, अभयारण्य का देन है, ये सब अभयारण्य का देन है। अब आगे है, अगला जो है वो है
पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी का 71% भूभाग पर जल है और प्रकाश का प्रकीर्णन जब जल पर होता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण अगर हम अन्य स्रोतों जैसे चंद्रमा आदि पर से देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। यानी जल की अत्यधिक उपलब्धता के कारण जल को नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अब आगे, वन विनाश के दो प्रमुख कारण, इससे पहले भी मिल गया है कि वनों के विनाश के दो कारण है, बढ़ती जनसंख्या, जलावान फर्नीचर, मकान निर्माण आदि में लकड़ी बनाने में इसका विनाश हो रहा है। आवासीय क्षेत्र के प्रसार के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी हम वन का दिन प्रतिदिन कटाई कर रहे हैं। अब आगे है, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम। देखिए, झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल अत्यधिक मात्रा में कोयला उत्पादन करता है। तो झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन है? झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़, जहां पर अत्यधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। अत्यधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। अब आगे है, किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान बताइए। भारत में स्थित 4 तेल शोधक कारखाना जहाँ तेल का शोधन किया जाता है, डिगबोई असम में है, तारापुर ये महाराष्ट्र में, बरौनी बिहार की एकमात्र तेल शोधक कारखाना है और हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये 4 तेल शोधक कारखाने भारत में पाए जाते हैं। आगे, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी कृषि उपयोग होती है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करके की जाती है ताकि मृदा का अपर्दन कम से कम हो सके। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। वनों के ह्रास या विनाश के 4 कारण, तो ये कारण पहले से भी हो चुका है। पर्यावरण की दृष्टि से भारत में जितना वन रहना चाहिए उसका 2/3 भाग ही बचा है, यानी वन ह्रास के कई कारण मिलते हैं। पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्रों में कम, पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में बचे वनों को काटकर उस पर खेती की जाती है जिससे वनों की कटाई हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती होने के कारण बड़े पैमाना पर वनों की कटाई की गई है। वनों में स्वतः आग लग जाने से भीषण वनों का नाश होता है, यह भी कारण हो सकता है। 2 परंपरागत और 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। हम बताया अभी कि परंपरागत ऐसा स्रोत जिसका इस्तेमाल प्राचीन समय से लोग करते आ रहे हैं, परंपरागत स्रोत कहा जाता है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। और गैर परंपरागत स्रोत ऐसा स्रोत जिसका भंडार अक्षय है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे परंपरागत स्रोत को नवीकरणीय स्रोत या चक्रीय स्रोत या सतत पोषणीय स्रोत के नाम से जाना जाता है। इस स्रोत के अंतर्गत आता है पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा आता है। इसके बाद होता है बहुउद्देशीय परियोजना। से आप क्या समझते हैं? बताया भी कि नदियों पर बांध बनाकर उसके जल का इस्तेमाल कई उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए किया जाता है। पहला हो जाता है मछली उत्पादन के लिए, मनोरंजन के दृष्टिकोण से बांध देखने लोग जाते हैं। नंबर 3, सिंचाई की उपलब्धता के लिए, बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए, मृदा अपर्दन की क्रिया को बचाने के लिए और छोटी छोटी नहरें निकालकर यातायात की व्यवस्था के लिए आदि कई उद्देश्यों की आपूर्ति इससे होती है। इसके अतिरिक्त इससे बिजली उत्पादन होता है, तो इस कारण से इसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। भूक्षरण के क्षेत्र लिखिए। देखिए, अभी बताएं कि मिट्टी किसी कारणवश अपने जगह से कटकर बहती है तो इसी को भूक्षरण कहा जाता है। भारत के मध्य प्रदेश में चंबल नदी की द्रोणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौन जिले में, तमिलनाडु के दक्षिण और उत्तर क्षेत्रों में, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली आदि क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भूक्षरण की क्रिया देखने को मिलती है। यही क्वेश्चन दोबारा हो गया है। रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक क्या है? देखिए, रेड डाटा बुक हम क्या करते हैं, वन और वन जीवों की विलुप्त प्रजातियां के आधार पर हम एक बुक तैयार किए, मतलब एक बुक तैयार की गई। भारत की 2 संस्था बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान केंद्र ने मिलकर 1970 में भारत की संकटग्रस्त वन जीवों की प्रजातियों की एक सूची तैयार की थी। इस सूची को ही रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ऐसे पौधे जो कम संख्या में पाए जाते हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी एक पुस्तक तैयार की गई है जिसे ग्रीन बुक कहा जाता है। विलुप्त हो रहे संकटग्रस्त वन्य जीव और पौधों की जानकारी इससे प्राप्त होती है। आगे है, अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? देखिए, कई ऐसे बांध होते हैं जहां से 2 राज्यों को लाभ पहुंचता है। जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, उससे 4-5 राज्यों को लाभ पहुंचता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक राज्य उस
दूसरे राज्य को उस लाभ से वंचित करने का प्रयास करता है, तो इसी अवस्था के कारण एक विवाद उत्पन्न होता है जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे अधिक राज्यों में होकर बहती है, उत्तर भारत में गंगा, पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी आदि अनेक ऐसी नदियां हैं। विकास के इस दौर में सिंचाई, मत्स्य पालन, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण आदि कार्य नदी से ही जुड़ा है। एक से अधिक राज्यों के बीच नदी के जल के उपयोग को लेकर कभी कभी आपस में विवाद छिड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। आगे है वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों की भूमिका। देखिए, हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा, पीपल को हिंदू नहीं काटते हैं। क्यों? पीपल एक तरीका से ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में देता है, तो हिंदू उसे पूजते हैं। ये अभी देखे ना, कोरोना काल में ये तुलसी के पत्ता का इतना, शमी के पौधा का पूजा की जाती है, केला का पूजा की जाती है। तो कई प्रकार से हमारे रीति रिवाज जो है, भारतीय परंपरा वन और वन जीवों के साथ अभिन्न संबंध रखा है। पौराणिक ग्रंथों में, कर्मकांडों में वनों और वन्य प्राणियों का काफी महत्व दिया गया है। धार्मिक अनुष्ठानों में लगभग 100 पौधों की प्रजातियों का प्रयोग हमारे रीति रिवाजों में वनों की महत्ता को बताता है। सम्राट अशोक ने तो वन जीव जंतुओं के शिकार पर ही रोक लगा दिया था। बाबर और जहांगीर के आलेखों में भी प्रकृति संरक्षण का उल्लेख मिलता है। मुगल चित्रकला में भी वन और वन प्राणियों से प्रेम दिखाई देता है। और सीधा सीधा समझिए कि हम वनों की पूजा करते हैं। कभी पीपल